चलिए आज हम लोग सेट नंबर 1 का 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए। ठीक है, तो दिया हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन से। देखिए ध्यान दीजिएगा, चार पर्सन को बनाना है इसके आगे, और सब क्वेश्चन में आपको मिलेगा कितना नंबर? 5 नंबर, याद रखिए। ठीक है, 47 से लेकर आपको 52 नंबर तक बनाना है, उसमें से बस 4 ठो बनाना है। ठीक है, 47 से आपका 52 नंबर तक आप कोई 4 ठो आपका चुन के क्या करना है, बनाना है। और एक बनाइएगा तो आपको मिलेगा कितना? 5 नंबर। तो चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन जो लिए हैं उसको देखते हैं, ध्यान सुनिए। देखिए बोल रहा है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया है का विवेक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, तथा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल भी ज्ञात कीजिए। ये सबसे आसान सवाल है। देखिए चलिए हल करते हैं। पहली बात तो क्या निकालने बोला है? विवेक्तर निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? विवेक्तर। सबसे पहली बात विवेक्तर निकालेंगे तो विवेक्तर का सूत्र लिखेंगे। पहले हल लिख लेते हैं पहली बात, और दिया है लिखेंगे। दिया है क्या दिया है आपको? द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण लिखिए, 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जो x² के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। और जो x के आगे में रहता है, x के आगे में रहता है उसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। समझ आ रहा है? जो x के आगे में रहता है उसको a बोलते हैं। तो x के आगे में क्या है? यहाँ पे x के आगे में कितना है? x² के आगे में कितना है? 2 है। ठीक है, और x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? b। तो x के आगे में कितना है? देखिए -7, तो लिखेंगे यहाँ पे -7। और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? c। सिंगल में कौन है? देखिए 3 है। समझना रहा? इस प्रकार से हो गया। अब आगे बात करेंगे, विवेक्तर निकालना है। क्या निकालना है? विवेक्तर। तो विवेक्तर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिखते जाइएगा आप लोग ध्यान से। विवेक्तर को हम किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए b का मान कितना है बताइए? b का मान है -7। b का मान कितना है? -7। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। देखते भी जाइए, लिखते भी जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। ए का मान कितना है बताइए? ए का मान है 2। तो ए के जगह पे लिखेंगे 2। सी के जगह कितना लिखेंगे जी? सी के जगह पे 3 है ना। सी की जगह पे 3 लिख दिए। और 7 के ऊपर में 2 है, मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, 7 के ऊपर में 2 है मतलब ये अंदर का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और 7 के ऊपर में 2 है मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना होगा? 7 7 49। माइनस है तो माइनस। 4 दूने 8। गुना में कौन बचा है? गुना में 3 बचा है। समझ में आ रहा है? 49 तो 49, माइनस है तो माइनस। 8 तिया 24। 8 तिया कितना हो गया? 24। घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? घटाएंगे तो बचेगा 5, और इधर कितना बचा? 2, 25। यानी डी का मान कितना निकल गया आप लोग का? 25 निकल गया। ठीक है, डी का मान कितना निकल गया? डी का मान 25। ठीक है, सब तरफ डी का मान लिख दीजिए। डी बराबर कितना निकल गया? 25। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग विवेक्तर निकाल चुके हैं। विवेक्तर के बाद क्या निकालने बोला है? मूलों की प्रकृति। क्या निकालने बोला है जी? मूलों की प्रकृति। ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए लिखेंगे अभी पहले मूलों की प्रकृति। मूलों की प्राकृतिक। ठीक है, मूलों की प्राकृतिक। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मूलों की प्रकृति। बात को ध्यान सुनिए, यहाँ पे पहले लिखने की कोशिश अभी थोड़ा देर मत कीजिए, ध्यान से देख लीजिए। डी का मान क्या होता है? अगर 0 से बड़ा होता है तो हम लोग का मूलों की प्रकृति कैसे होता है? देखिए डी का मान कितना है बताइए? यहाँ पे 25। कितना है रे? 25। डी का मान 25 है, इसका मतलब क्या? डी का मान जो है ना 0 से क्या है? बड़ा। 0 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है ना। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है उसका आंसर? उसका आंसर होता है मूलों की प्रकृति वास्तविक। वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। ठीक है, तो डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान। देखिए विवेक्तर निकालने बोला था, विवेक्तर निकाल दिए। मूलों की प्रकृति निकालना था, मूलों की प्रकृति निकाल दिए। अभी क्या करना है? द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके
मूल निकालना है, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। ध्यान दीजिएगा, मान बैठाएंगे थोड़ा सा, देख लीजिए पहले, बाद में लिखिएगा। देखिए x है तो x बराबर, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है बताइए, b का मान कितना है, b का मान है -7। देखिए ध्यान दीजिएगा, x का कितना है, -7, कितना है, -7। ध्यान से देख लीजिए पहले, b का मान, देखिए b का मान जो है ना हम क्या लेंगे, -7, क्योंकि x का क्या है, 7 तो है, लेकिन उसका आगे माइनस है तो माइनस को भी साथ में लेते हैं, ठीक है। तो b का मान कितना है, -7। देखिए ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस आगे में लिख दिए, और b का मान कितना है, -7। b का मान को ब्रैकेट के अंदर लिखे, ठीक है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हल कितना आया है बताइए, 25। कितना आया है जी, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है, 25। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह कितना लिख देंगे, 25, ठीक है। 2 है तो 2, एक का जगह कितना लिखेंगे बताइए, एक का मान कितना है, 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7, बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और √25 का मान कितना होता है, 5, और बात करेंगे 2 दूने 4। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही है, प्लस माइनस दोनों ही है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में। तो बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा अच्छा से। चलिए तो ध्यान सुनिए, तो यहां देखो बीच में प्लस माइनस दोनों ही है, ठीक है। चलिए तो एक बार प्लस में लेते हैं, x बराबर क्या करेंगे, 7 + 5 बटा में 4, जोड़िए कितना होता है, देखिए 7 5 12 हो गया, 12 नीचे में 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो फाइनली x का आंसर कितना आ गया, x बराबर 3। और दूसरी बात, यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फिर क्या लेंगे अभी बताइए, x का मान क्या लेंगे, प्लस में लिए थे, अभी क्या लेंगे, माइनस में, ठीक है। तो x बराबर 7 - 5, देखिए एक बार प्लस में लिए, एक बार माइनस में, ठीक है, 5 बटा में कितना, 4। तो बताइए 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 2, और इधर बचा 4, इधर बचा है क्या, x, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो फाइनली x का आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ई हो गया हम लोग का क्या, मूल निकल गया, क्या निकल गया, मूल। तो लिख दीजिएगा लास्ट में, 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए लिखना जरूरी है। अतः मूल बराबर कितना आ गया, 3,1/2 आंसर, ठीक है। इतना आप कीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 48 चालू करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा देखिए, इस सवाल को पढ़ते हैं, क्या है सवाल 48 नंबर में। चलिए ध्यान सुनिएगा, आप लोग देखिएगा, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो DE समांतर है किसके साथ, BC के साथ। ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है, DE समांतर है किसके साथ, BC के साथ। अगर ये दोनों रेखा अगर समांतर है, तो हम लोग क्या सिद्ध करने बोला है, ये वाला जो रेखा है कौन सा रेखा है, AD, और ये वाला रेखा का नाम क्या है, DB। क्या नाम है, DB।
और इस साइड का ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, यहां से यहां तक का AE, और इस रेखा का नाम क्या है, EC। ये जो है ना, ये दोनों और ये दोनों का बट्टा जो है ना, ये दोनों का बट्टा के साथ क्या होगा, बराबर होगा बोल के क्या करने बोला है, सिद्ध करने बोला है। देख रहा है ना, AD बटा BD, AD बटा BD बराबर होगा किसके साथ, AE बटा EC के साथ, AE बटा EC के साथ बराबर होगा बोल के सिद्ध करने बोला है। ठीक है, यानी इस साइड का भुजा बराबर होगा किसके साथ, इस साइड का भुजा का बट्टा के साथ। ठीक है, ये सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो इस प्रकार से ये बट्टा को क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। और इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया है त्रिभुज ABC में BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा कौन सा है, AB। दिख रहा है आपको यहाँ पे BC दिख रहा है ना, BC के समांतर कौन है, BC के समांतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को कहां पे काट रहा है, E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ठीक है, एक रेखा जो है ना, एक रेखा है वो क्या कर रहा है, तो इस प्रकार से देखिए, तो इस AB में देखिए, तो AB में कौन सा बिंदु है, देखिए AB में एक बिंदु है D, और इसमें देखिए AC में कौन सा बिंदु है, A और C में देखिए कौन सा बिंदु है, एक ठू बीच में E। तो D और E को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो E वाला लकीर है और ये वाला लकीर दोनों क्या है, समांतर होगा बोल के बोला है। ठीक है, सुना रहा है। तो AB का ये जो AB लकीर है, AB में कौन सा बिंदु है, D, और AC में कौन सा बिंदु है, E। ये दोनों को लकीर को मिला देंगे ना, तो ये वाला लकीर और ये वाला लकीर दोनों क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। ठीक है, प्रतिच्छेद मतलब क्या, काटना। क्या होता है, काटना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक दिया क्या है, और सिद्ध क्या करना है वो समझ में आ गया। सिद्ध करना क्या है, AD बटा DB और AE बटा EC। AD क्या नाम है इसका, AD, इसका क्या नाम है, DB, ये वाला। और साइड में AE बटा किसको सिद्ध करना है, EC। इस प्रकार से हम लोग क्या करना है, इसका बट्टा को इसके बट्टा के साथ क्या करना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, चलिए काम करते हैं चालू आगे। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। देखिए रचना क्यों करना पड़ता है, तो सवाल में, कोई भी सवाल में अगर उस सवाल को हल करने के लिए किसी चीज का जरूरत पड़ता है, चित्र जो पहले से दिया हुआ है उस चित्र के अंदर में अगर कुछ अलग से, कुछ हम लोग को अलग से कुछ बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं, रचना। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या रचना करेंगे उसको देखिए। BE तथा CD को मिलाया। पहली बात क्या रचना की है हम लोग, BE कहां पे है, ये देखिए BE को मिलाए, और कौन सा चीज को मिलाए, CD को मिलाए। दिख रहा है ना, तो ये वाला रचना की है हम लोग, अपने से किए हैं। ये वाला चित्र तो दिया हुआ था, उसमें से अपने से किए हैं। जो चीज अपने से करते हैं खुद से, उसको बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं, रचना। और EN कहां पे है, देखिए ये देखिए EN, ये EN किस पर नाम है बताइए, ये जो लकीर दिख रहा है अभी, ये जो लकीर AB है, इस AB लकीर के ऊपर कौन लम है बताइए, EN। कौन सा, EN। समझ में आ रहा है, EN लम है किस पर, ये लम का साइन है, किसका साइन है, लम, लंब का साइन है। ठीक है, तो EN लम है किस पर, AB पर। उसी तरह से DM कहां पे है, ये रहा DM। ये DM किस पर लम है जी, ये AC लकीर पर लम है। ठीक है, तो ये DM AC लकीर पर लम है, लम खींचा। अपने से खींच रहे हैं इसलिए बोल दिए खींचा। ठीक है, रचना के बाद सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है, पहले लिखना है, फिर सिद्ध करना है, लिखना है, फिर क्या करना है, रचना लिखना है, सिद्ध करना है, लिखने के बाद रचना लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या चालू करना पड़ता है, प्रमाण। प्रमाण यानी कि सिद्ध चालू करना पड़ता है। ठीक है, तो सिद्ध में देखिएगा, पहली बात, हम सबसे पहली बात देखिए क्या करते हैं, बता रहे हैं, सुनिए। त्रिभुज ADE में E का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE कहां पे है, ADE, ये रहा त्रिभुज ADE। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
सुनिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझ में आ रहा है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला होता है किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सुनिए, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बोल रहे हैं? एडीई। एडीई समझ में आया ना? ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए, तो यहां देखिए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्या कर दिए, आगे में ए आर लिख दिए। ए आर का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज एडीई का, बराबर 1/2। तो 1/2, इसका आधार क्या है? ये वाला जो त्रिभुज का आधार क्या है? एडी। क्या नाम है इस त्रिभुज का? आधार क्या है जी? एडी। दिख रहा है ये वाला एडी? इस त्रिभुज का आधार क्या है? एडी। इस त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे? एडी, ठीक है। और ऊंचाई क्या है यहाँ पे? इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज का ऊंचाई है ई एन। ई एन कहां पे है? दिख रहा है ये वाला ई एन? ये वाला ई एन क्या है? इस त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। फिर अलग अलग त्रिभुज है, एक त्रिभुज और है, त्रिभुज ए आर मतलब क्या? क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज बीडीई का। किसका? बीडीई। बीडीई कहां है? बी डी ई, दिख रहा है ना? एक ही आधार है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? युला एक ही लकीर में आधार है कि नहीं? दोनों का एक ही आधार है, देख ले रहे हैं? देखिए इधर, अभी जो भी आधार मानेंगे तो ये वाला लकीर को आधार मानेंगे, ये वाला लकीर को, ठीक है। तो अभी देखिए, हम लोग तो इस त्रिभुज का तो ले लिए थे, आप इस त्रिभुज का मिटा देते हैं। आप फिलहाल में कौन सा त्रिभुज की बात करें? इसका। समझ में आ रहा है? तो इसका आधार कौन सा होगा बताइए तो? इधर साइड ही ई वाला लकीर ही आधार होगा, ठीक है ना। तो इस साइड में आधार होगा। तो देखिए, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 पहले लिखते हैं, तो 1/2 लिख दिए, गुना गुना आधार के जगह क्या लिखेंगे रे? डीबी। क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होता है? आधार वाला लाइन होता है, हाँ कि नहीं? ये लाइन क्या होता है? आधार वाला लाइन होता है। इस कारण से ये त्रिभुज का भी आधार को हम क्या माने थे? ये वाला को माने थे, क्या को माने थे? एडी को। सुनना है बात को? आगे, तो इसका आधार हो गया क्या? बीडी। ये वाला आधार हो गया। और ऊंचाई क्या हो गया? ऊंचाई इसका भी, ई त्रिभुज का भी ऊंचाई कौन होगा? ई त्रिभुज का भी ऊंचाई, देखिए एक ही टू आधार है तो उसका ऊंचाई भी एक ही होगा। हाँ, हमारा एक ही लाइन में आधार है तो इसका ऊंचाई भी एक ही होगा। जैसे कि इसका अगर ऊंचाई हो गया ई एन, तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा? ई एन। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। तो इस त्रिभुज का भी ऊंचाई कितना होगा? ई एन होगा। इसको समीकरण कितना मानिए? 2, ठीक है। तो एक ही आधार, ई वाला देखिए, एक ही लकीर में आधार अगर बना है इसका, ई वाला का, ई त्रिभुज का, दिख रहा है? ई त्रिभुज, ई त्रिभुज का भी आधार यहाँ पे बना है। और ये जो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे नीचे में बनाया था ना, ई वाला, बाद में ई त्रिभुज का भी आधार कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। दोनों का आधार अगर सेम है तो लंब भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इसको याद रखिए। तो इतना हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसके आगे क्या करते हैं देखिए। आप देखिए बोलेंगे क्या, सुनिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऊपर में कौन सा त्रिभुज है? इस चित्र में ऊपर में कौन सा त्रिभुज है? ए डी ई। ये वाला त्रिभुज ऊपर में है। ये वाला त्रिभुज ऊपर में है, तो उसको क्या करेंगे? उसका मान को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं देखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुनिए। लिखे हुए हैं समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे? समीकरण 2 से भाग करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 को क्या करना है? समीकरण 1 को भाग करना है किससे? समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितना मान है? समीकरण 1 का मान है त्रिभुज एडीई। देखिए त्रिभुज एडीई लिख दिए। ए आर मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना निकला था समीकरण 1 में? 1/2। 1/2 एडी गुना ई एन, यही निकला था ना। चलिए आगे। फिर समीकरण 2 में क्या है? भाग करना है समीकरण 2 से ना। तो समीकरण 2 में क्या है? ए आर। ए आर मतलब क्षेत्रफल। क्या लिखा है? त्रिभुज बीडीई। त्रिभुज बीडीई, और उसका मान कितना है? 1/2। 1/2 डी बी गुना ई एन, यही है ना। तो उसके बाद क्या होगा? ऊपर का ई एन कटा, नीचे का ई एन कटा, ऊपर का 1/2 कटा, नीचे का 1/2 कटा, क्या बचा जी यहाँ पे? एडी बटा बीडी, हाँ कि नहीं? देखिए एक साइड का मिल गया कि नहीं मिल गया? ये सब एडी बटा डीबी
मिल गया ना, बात समझ में आ गया। इसको बनाएंगे कितना, समीकरण 3, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा अगला बात करेंगे। अगला क्या बात करेंगे जी, अगला बात करेंगे इसी प्रकार से, इसी तरह से आप कौन से त्रिभुज लेंगे। देखिए हम एक चीज बताते हैं, कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज को, ऊपर का जो त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज को क्या करना है, एक बार आपको इसके साथ लेना है। किसके साथ लेना है, जो कि अभी ले चुके हैं, ये वाला त्रिभुज के साथ, ये वाला त्रिभुज के साथ, ठीक है। ये वाला त्रिभुज के साथ लीजिएगा, तब आधार कौन सा रहेगा, ये वाला आधार रहेगा, ठीक है। अब इतना तो हो गया हम लोग काम। अब अलग कौन वाला लेना है उसको देखिए, एक बार तो ले लिए ना ये वाला। अब देखिए अगला क्या काम करना है, अगला काम करना है आपका ऊपर वाला त्रिभुज को ही लीजिए। अभी किसको लेना है, ऊपर वाला त्रिभुज को ही लेना है। देखिए इस त्रिभुज को ही लेंगे, लेकिन इसका आधार कौन सा होगा। अब इस साइड का लकीर को आधार मानेंगे, किस साइड का लकीर को, इस साइड का लकीर को आधार मानेंगे, ठीक है ना। ठीक है, पहले तो इस साइड का लकीर को आधार माने, अब अभी इस साइड का लकीर को आधार मानेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस साइड का आधार मानेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज को लिखेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण 1 समीकरण 2 इस प्रकार से नहीं माने हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिए, इस प्रकार से बट्टा है तो इस प्रकार से डायरेक्ट बट्टा कर दिए, ठीक है। चलिए सुनिए तो, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए डी ई, ए डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, और 1/2 के बाद क्या लिखना पड़ता है, आधार। क्या लिखना पड़ता है, आधार। तो हम बोल रहे थे अभी अभी कि आप लोग को, अभी इसमें किसको आधार मानेंगे, ई वाला लकीर को मानेंगे, है ना। चलिए इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ई वाला लकीर में कौन सा भाग आ रहा है, इस लकीर में कौन सा भाग आ रहा है, ए ई आ रहा है। कौन आ रहा है, ए ई, इतना ही दूर आ रहा है ना इस लकीर में, तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ई वाला ए ई इसका आधार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी इस साइड को क्या करना है, इस साइड ई वाला जो एसी है, इस एसी को आधार मानना है, ठीक है। इस त्रिभुज में कौन सा आ रहा है, इस लकीर का ए ई आ रहा है, तो ए ई इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का भी ए ई क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो आधार एक बार पहले तो इसको माने थे, हाँ कि नहीं, इसको माने थे आधार। अब आधार किसको मान रहे हैं, ई लाइन को, एसी को आधार मान के अभी काम हो रहा है, ठीक है। इस कारण से इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो गया, ए ई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस कारण से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था उसमें आधार का जगह क्या लिख दिए, ए ई। और जैसे ही हम इसको आधार मानेंगे ना जी, जैसे ही इस लकीर को आधार मानेंगे, इसका लंब भी बदल जाएगा, लंब भी बदल जाएगा। बताइए इस लकीर के ऊपर लंब कौन है, डीएम, कौन है जी, तो समझ में आया इस प्रकार से। तो फिर इसके बाद देखिए, इसका ई वाला जो लकीर है, इस लकीर का तो लंब कौन सा होगा, यही डीएम होगा। ई लकीर एसी पर कौन सा चीज लंब है, देखिए तो डीएम लंब है, कौन है, डीएम, ठीक है। इस कारण से इस त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का अभी हम आधार किसको मानेंगे, ई वाला लकीर को मानेंगे। इस कारण से यहाँ पे इसका लंब कौन सा हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा ई एन हो जाएगा, कौन सा, सॉरी डीएम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डीएम। अगला, जब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस लकीर को एसी को आधार मान रहे हैं, एसी को आधार मान रहे हैं, तो और कौन सा त्रिभुज को लेना पड़ेगा, बट्टा में कौन सा त्रिभुज को लेना पड़ेगा, ये त्रिभुज को लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है सी डी ई। क्या नाम लिखा है, सी डी ई, दिख रहा है ना आपको। इस त्रिभुज का नाम क्या है, सी डी ई। तो इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के साथ क्या करना है, बट्टा में लिखना है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में जो त्रिभुज है ए डी ई, इसको ऊपर में लिखेंगे, और ये जो छोटा वाला इधर जो नीचे में जो त्रिभुज है, क्या नाम है, सी डी ई, इसको कहां लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए नीचे में लिखेंगे, देखिए त्रिभुज एरिया, ए आर मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई, इसको नीचे में लिख दिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, उसके बाद क्या, आधार। देखिए आधार कौन सा है, देखिए तो इस लकीर में देखिए, इस त्रिभुज का इसमें आधार कौन सा होगा, ये लकीर को आधार माने है इस लकीर को, तो इस लकीर का कौन सा भाग आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, इसी आ रहा है ना इस लकीर में, तो इस त्रिभुज का आधार कौन सा हो जाएगा, इसी, ठीक है।
और इस लकीर पर एसी पर कौन सा चीज लम है बताइए तो? डीएम। कौन लम है? डीएम लम है। तो इसका लम कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज का लम के जगह पे क्या लिख देंगे? डीएम। समझ में आया? आया कि नहीं आया बात? आ रहे आ गया ना? समझ में? ऊपर का डीएम नीचे का डीएम कट गया, ऊपर का 1/2 नीचे का 1/2 कट गया, तो बचा कितना? ए बटा इसी। ठीक है, तो ए बटा इसी इसको मान लेंगे कितना? समीकरण 4। इसको क्या माने थे? समीकरण 3। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या पता चल गया? समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों क्या है? दोनों तो हम लोग जो निकालना चाहते थे वही वाला चीज सब निकल चुका है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो परंतु लेकिन, ठीक है, ये परंतु यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, सुनिए, यहाँ पे लेकिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिख दिए तो लिख दिए। देखिए एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? BDE का बराबर है किसके साथ? एरिया मतलब क्षेत्रफल किसके साथ? CDE के साथ क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। इस कारण से इसको क्या लिख दिए? बराबर में समीकरण कितना लिख दिए? समीकरण 5। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप एक चीज को हम बता रहे हैं, उसको सुनिए। देखिए, एक ही दो समांतर रेखा के बीच में, दो समांतर रेखा के बीच में बनने वाला दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? दोनों का बराबर। ठीक है, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा है तो इस दोनों समांतर रेखा के बीच में बनने वाला जो त्रिभुज है वो सब क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। समझ आ रहा है? इस कारण से यहाँ पे जो है ना लास्ट में क्या दिखाया हुआ है कि ये जो त्रिभुज है कौन सा? BDE और त्रिभुज CDE दोनों क्या है? बराबर है। क्या चीज बराबर है? AR मतलब क्षेत्रफल। समझ आ रहा है? दो समांतर रेखा का बीच में बना त्रिभुज देखिए, BDE ये वाला है ना, और उसका कौन सा? CDE दोनों है कि नहीं है? इस त्रिभुज, ये दोनों समांतर रेखा के बीच में है ना। दो समांतर रेखा के बीच में बना वाला त्रिभुज हमेशा उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण से देखिए एरिया इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों बराबर है। इसको कितना मान लिए? समीकरण 5 है ना। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। बोले थे ना कि दो समांतर रेखा के बीच बना हुआ त्रिभुज जो है ना क्या होता है? आपस में बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इस कारण से इसको समीकरण 5 से इसको बराबर दिखा दिए हैं। ठीक है, और सुनिए यहाँ पे देखिए, तो अगर ये दोनों त्रिभुज अगर क्या है? बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये त्रिभुज दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या है? आपस में बराबर है बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन समीकरण से हम लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है? समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो है ना क्या है? सब लोग बराबर है। इस प्रकार से क्या हो गया? ये प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। चलिए अगला सवाल चालू करते हैं। सवाल नंबर है ये 49 देखिए ध्यान दीजिएगा। मीनार के, तो सवाल है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक का मतलब क्या? पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री है। ठीक है, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मीनार का ऊंचाई कितना सिद्ध करना है? 6 सेंटीमीटर होगा बोल के सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा त्रिभुज को लेंगे? सबसे पहले दिया है क्या लिखते हैं? दिया है लिख देंगे। ठीक है, दिया है, हल लिखिए, दिया है लिखिए। ये चित्र नहीं दिए रहेगा आपको। ठीक है, तो ये चित्र नहीं दिए रहेगा तो ये हल में ही आ जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर में हल लिख दीजिए। ठीक है, तो दिया है उसका तो लिखिएगा दिया है।
चलिए, दिया है, क्या दिया है जी? यहाँ पे देखिए आपका नीचे जमीन का जो लंबाई है, जैसे कि सीडी का लंबाई कितना है, सीडी, अच्छा सीडी का लंबाई नहीं दिया है ना, तो सबसे पहले बात जिसका दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए डी ए, डी ए का लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर, और उसी तरह से सी ए का लंबाई कितना दिया है, सी ए का लंबाई हम लोग को दिया है 9 मीटर, कितना मीटर, 9 मीटर। और तो हम लोग यहाँ मानेंगे अभी, ठीक है, माना माना कि मीनार मीनार सॉरी, देखिए मीनार मीनार की ऊंचाई, ठीक है, माना कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या मानेंगे, बराबर एच, क्या मानेंगे, एच, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो हम लोग अभी कौन सा त्रिभुज को लेने वाले हैं, सबसे पहले त्रिभुज जो लेने वाले हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले त्रिभुज लेने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज, ए ए बी सी, ये दिख रहा है त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए थीटा का मान कितना है, यहाँ पे कोण का मान कितना है, थीटा, क्या है, थीटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसका मान दिया है उसको लेंगे और जिसका मान निकालना है उसको लेंगे, ठीक है। किसका मान दिया है, नीचे वाला का मान दिया है, हाँ कि नहीं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बी, और इधर जो सीधा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी, क्या बोलते हैं, पी, और तिरछा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच। समझ रहा बात को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है उसको लेंगे और जिसका मान दिया है उसको लेंगे। किसका मान दिया है, नीचे वाला जो बी है उसका मान दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। और निकालना किसका है, निकालना है इस मीनार का ऊंचाई को, तो जिसको निकालना है उसको लेंगे, तो निकालना किसको है, पी को, और दिया कौन है, बी। तो ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा त्रिभुज को ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, P और B का कौन सा संबंध होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा होता है B। समझ में आ रहा है। इस कारण से ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा क्यों लिए, क्योंकि टेन थीटा का मान क्या होता है, P बटा B। P का मान निकालना है, B का मान क्या हुआ है, दिया है, ठीक है। एक का मान निकालने का रहेगा, एक का मान क्या रहेगा, दिया रहेगा, वैसे वाला मान को लेना है, ठीक है। H के साथ नहीं ले सकते क्योंकि H का मान तो दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है, समझ रहा है। चलिए आगे बात करेंगे, 10 है तो 10, थीटा का मान कितना दिया है, देखिए थीटा का मान कितना है, यहाँ पे थीटा का मान थीटा ही है, दिख रहा है ना आपको। देखिए यहाँ कोण का मान क्या है, कोण का मान थीटा ही है, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। पी का मान कितना दिया है, देखिए पी का मान कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। अच्छा बी है ना, तो देखिए बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्या है, नीचे में जो दिया है वो क्या है, बी का लंबाई दिया है, बी का लंबाई कितना दिया है, 9। और पी को हम लोग क्या माने हैं, पी को हम लोग माने हैं एच माने हैं, तो यहाँ एच लिख देंगे, समझ रहा है। पी को हम लोग क्या माने हैं, देखिए ऊंचाई को क्या माने हैं हम लोग, ऊंचाई को क्या माने हैं, इस ऊंचाई को हम लोग माने एच, क्या माने हैं, एच, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ऊंचाई को क्या माने हैं, एच, देखिए यहाँ ऊंचाई को क्या माने हैं, एच, और ये सीधा सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी, क्या बोलते हैं, पी। इस कारण से पी का मान कितना हो गया, पी का मान हो गया एच, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1। और फिर अभी क्या करेंगे, और अलग अलग त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा बात को सुनिए। अब अगला त्रिभुज जो लेने वाले हैं उस त्रिभुज का नाम है, लिखिए इसका नाम बी डी ए, ऐसे नाम पकड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी ए, कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी डी ए, बी डी ए, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, इस त्रिभुज में किसका मान दिया है, देखिए जो सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पी, और जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी, और जो तिरछा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एच। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, यहाँ पे निकालना किसका मान है, पी का मान निकालना है, दिया किसका मान है, बी का मान दिया है।
तो हम ऐसे चीज को चुनते हैं जिसका मान निकालना है और जिसका मान दिया है। तो इसमें निकालना किसका मान है, पी का, और दिया किसका है, बी का। तो हम लोग किसको लेना होगा, पी और बी। तो पी और बी किसका संबंध होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या लेंगे, पी बटा बी। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। टेन और थीटा, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान यहाँ पे लिख देते हैं। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, देखिए थीटा का मान है 90 माइनस थीटा। क्या नाम कितना है बताइए, 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का जगह कितना है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। इस कारण से थीटा का जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा बराबर है, तो बराबर। सुने पी का मान कितना है, पी का मान देखिए, पी का मान क्या है, एच। क्या है, एच। पी का मान है एच। और ध्यान दीजिएगा यहाँ बी का मान कितना है, बी का मान है 4। कितना है, 4। बी का मान है 4। तो देखिए बी का मान लिख देंगे 4। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, थोड़ा समीकरण इसको मानने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए हम बता रहे हैं उसको सुनिए। तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। देखिए जो टेन का जो थीटा था, कोण था, उसको किससे घटा दिए, 90 से। किससे घटा दिए, तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि टेन का थीटा जो है, थीटा को अगर 90 से अगर इस प्रकार से घटा देते हैं तो टेन किस में बदल जाता है, कोट में। किस में बदल जाता है, कोट। और इसी प्रकार से साइन का अगर थीटा को अगर हम क्या करते हैं 90 से घटा देते हैं थीटा को, तो क्या होता है, ये कोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कोस में। ये वाला बताए थे कि नहीं बताए थे, फॉर्मूला बताए थे ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये टेन का ये जो थीटा था, कोण था, इस कोण को क्या कर दिए, 90 से घटा दिए, तो क्या बन गया, ये टेन क्या बन जाएगा बताइए, कोट। क्या बन जाएगा, कोट थीटा। समझ में आ रहा है, बराबर में क्या लिखेंगे, एच बटा 4। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला फॉर्मूला आ गया ना। इसको क्या मानेंगे, समीकरण मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, तो बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा और समझिएगा थोड़ा सा। अगला रहा, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, गुना करने पर। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, गुना, ठीक है, गुना, एक मिनट, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। और बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुना करने पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो किस प्रकार से गुना करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए। देखिए बराबर किस पार में जो है वो किसके साथ गुना होगा, समीकरण 2 के साथ। बराबर किस पार में जो है उसके साथ गुना होगा। ठीक है, तो बराबर में इस पार में कौन है, समीकरण 1 के तरफ में टेन थीटा। वो गुना किसके साथ होगा, समीकरण 2 के साथ गुना हो रहा है, तो समीकरण 2 में इस साइड में कौन है, कोट थीटा। तो ये कोट थीटा के साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बराबर। समीकरण 1 में देखिए कौन है इस साइड में, बराबर किस पार में, एच बटा 9। तो एच बटा 9 इस साइड में लिख देंगे, गुना। समीकरण 2 में इस साइड में कौन है, एच बटा 4 है, तो इस साइड में एच बटा 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को सुनिए, यहाँ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा। देखिए साइन का उल्टा मतलब सॉरी टेन का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, इसलिए टेन के जगह क्या लिख दिए, टेन थीटा का। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, गुना है तो गुना, यहाँ पे कोट थीटा तो कोट थीटा। बराबर में देखिए h गुना h क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। और 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। समझ में आ रहा बात को, आगे तो नीचे का कोट ऊपर का कोट के साथ कट गया, इधर क्या बच गया, 1 बराबर में एच स्क्वायर, नीचे में कितना, 36। देखिए ध्यान दीजिएगा, 36 इधर बट्टा में है, इधर जा क्या होगा, गुना। तो 36 से कम 36। और देखिए इधर स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। इधर कौन बचा, एच। समझ में आ रहा बात को,
ये 36 नीचे में था, मतलब भागा में था, भागा से इधर चल गया तो क्या हो गया, एक के साथ गुना, तो 36 से कम 36, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट, इधर बच गया h, और 36 का रूट होता है हम लोग का 6, h का मान कितना सिद्ध हो गया 6, तो लिख देंगे अतः, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई h बराबर आ गया हम लोग का 6 मीटर। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से सिद्ध हो गया पूरा, समझ में आ रहा है। चालू करते हैं अगला नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। तो अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल है, एक ठोस एक अधगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ठोस जो है ना किसके ऊपर खड़ा है, एक अधगोला के ऊपर खड़ा है, दिख रहा है, ये क्या है, एक अधगोला है, इस अधगोला के ऊपर में क्या खड़ा है, एक तो शंकु खड़ा है, दिख रहा है ना आपको। ये देखिए ये चित्र जो है ना क्या का चित्र है, शंकु का चित्र है, किसका चित्र है, शंकु। तो ये एक शंकु जो है ना किसके ऊपर खड़ा है, अधगोला के ऊपर खड़ा है, जिसकी त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना दिया है, आर, लिखेंगे जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे लिखते जाइए, आसान तरीका, हाँ हल लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है तो आप लोगों को लिखना नहीं, ध्यान से सुनना है आपको, यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते जाना है, बोल रहे हैं। चलिए दिया है त्रिज्या, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है जी, आर बराबर, त्रिज्या अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या आपका दिया है 1 सेंटीमीटर, समझ रहा है, पढ़ते जाइए लिखते जाइए, ये आपका जो भी यहाँ पे सवाल में दिए रहेगा, ठीक है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी त्रिज्या जितना है उतना ही शंकु का ऊंचाई भी है, हाँ तो लिखेंगे शंकु का ऊंचाई, शंकु, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। ऊंचाई को क्या से दिखाएंगे, एच से दिखाएंगे, ठीक है, ऊंचाई को एच से दिखाएंगे, एच का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए, पाई के पदों में इस ठोस का आयतन निकालना है, ठीक है। इस ठोस में देखिए ध्यान दीजिएगा, ठोस बोल दिया मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिए, क्या निकालना है इसमें, आयतन, क्या निकालना है, आयतन, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। तो चलिए चालू करते, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दो चीज का आयतन निकालना पड़ेगा हम लोग को, कौन सा, एक ठो शंकु का, एक ठो अधगोला का, दोनों का आयतन को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये जो एक ठोस बना है, ये ठोस क्या होगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, सॉरी पूरा का पूरा क्या निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा, समझ रहे बात को। यहाँ पे ये जो ठोस बना है, ये ठोस कितना ठो आकार से मिलकर बना है, दो ठो आकार से, एक शंकु है एक अधगोला है, दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब होगा ये पूरा ठोस बनेगा, सही बात है कि नहीं। तो लिखेंगे ठोस, ठोस का, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखना होगा, ठोस का आयतन बराबर, यहाँ पे ठोस का आयतन बराबर लिखना पड़ेगा, किसका किसका आयतन को जोड़ेंगे, ठोस का आयतन बराबर हम लोग को जोड़ेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अधगोला का आयतन, अधगोला, अधगोला का आयतन, आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अधगोला का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, प्लस अधगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, ध्यान सुनिए, चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना पूरा सेम टू सेम, यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे, क्या क्या चीज कॉमन है इसमें, देखिए यहाँ देखिए नीचे में 3, नीचे में 3, 3 है ना, तो नीचे में 3 पहले निकल जाएगा, और ऊपर में क्या है, पाई है, यहाँ भी पाई है तो पाई निकल जाएगा, दिख रहा है ना, प्लस के इस पार, प्लस के इस पार, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए 2 ठो आर है,
मतलब सॉरी 3 ठो आर है, यहाँ 2 ठो आर है, तो क्या होगा, यहां से 2 ठो आर और यहां से 2 ठो आर क्या होगा, निकल जाएगा। तो बचा क्या अभी देख लेते हैं फाइनली। यहां देखिए 3 निकल गया है, एक बचा है, एक पाई, एक जो है ना, कुछ एक को तो नहीं लिखते हैं, देखिए 3 निकल गया, एक भी निकल गया है, समझ लीजिए। पाई भी निकल गया, पाई के साथ पाई निकल गया, हाँ, तो क्या बचा, आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 ठो आर था, इसके ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 ठो आर था, यहाँ 2 ठो आर है, तो यहाँ से 2 ठो आर और यहाँ से 2 ठो आर बाहर निकल चुका है, आर भी खत्म हो चुका है, कौन बचा खाली, एच प्लस, यहाँ देखिए दो, दो तो कुछ निकला उकला कुछ नहीं है, तो 2 लिखिए, पाई निकल चुका है, हाँ, पाई निकल चुका है बाहर। और यहाँ देखिए आर 3 ठो है, कितना ठो है, 3 ठो, यहाँ से 2 ठो निकल चुका है, कितना ठो बचा है अभी, एक गो बचा है, ठीक है, और नीचे का 3 तो निकल ही चुका है। अब इसमें मान बैठाएंगे, पाई का मान नहीं बैठाना है, क्योंकि पाई के पदों में निकालना है, क्या के पदों में निकालना है, पाई के पदों में निकालना है, ठीक है। पाई का जगह पाई लिख दीजिए, आर का मान कितना है, त्रिज्या 1 है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे में 3 है तो 3, एच का मान कितना है 1, ऊंचाई कितना है 1, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, आर का मान कितना है 1, है ना। चलिए पाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, नीचे में 3 है तो 3, देखिए ब्रैकेट के बदले में क्या, अच्छा ब्रैकेट के बदले में ब्रैकेट ही लगाइए, 1 है तो 1 प्लस 2 एकम 2 एकम 2, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई, पाई एकम पाई एकम पाई, नीचे में 3, और ब्रैकेट के जगह क्या लिख देंगे गुना, ऊपर में इधर कितना है 3, ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया, क्या निकला फाइनल आंसर पाई। तो इतना सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब इतना हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 52 51 है ना। चलिए, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना दिया है, सबसे पहली बात ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखते जाइएगा तब आपको जो है ना पहचानने में बाद में लेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई लिख दिए, देखिए एच ऊंचाई लिख दिए 16 सेंटीमीटर, तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः दिया है, कितना त्रिज्या, पहला 8, दूसरा कितना दिया है 20। तो देखिए जो बड़ा वाला, देखिए ऊपर देखिए ध्यान सुनिए, चले ये बड़ा वाला जो सिरा है उसका त्रिज्या को क्या मानेंगे, बड़ा वाला 20 मानेंगे, क्या मानेंगे 20। अच्छा ये R1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए R1, R1 लिखे, क्योंकि R1 का मान 20 लिखा है ना, तो हम यहाँ थोड़ा देखे नहीं थे, इसको 1 बनाइए, इसको क्या बनाइए 2, है ना, क्योंकि R1 का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 20, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या मानेंगे 20 मानेंगे, और जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, उसको त्रिज्या को 8, ठीक है। इस जगह पे क्या लिखेंगे बताइए R1, और इस जगह पे क्या लिखेंगे R2, समझ में आ रहा है। तो नीचे जो है ना, नीचे का जो गोल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो गोला है वो क्या है छोटा है, इसके लिए इसका जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा छोटा होगा, समझ में आया, ठीक है। ऊपर का त्रिज्या कितना मानेंगे, ऊपर का त्रिज्या मानेंगे 20, और नीचे का कितना मानेंगे, नीचे का को 8 मानेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, उसके बाद फिर आगे का हम बनाने के बाद क्या करेंगे पता करेंगे, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है, तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूध का मूल्य निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना ज्यादा दूध अटेगा, ठीक है। तो कितना दूध अटेगा उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस बर्तन का धारिता निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा धारिता। धारिता का मतलब होता है इसके अंदर में कितना मतलब दूध अटेगा उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये शंकु का छिन्नक है, शंकु का छिन्नक के आकार का है, इस कारण से हम क्या करेंगे बर्तन की धारिता बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का छिन्नक का आयतन लिखेंगे। किसका आयतन है ये, शंकु का छिन्नक का आयतन, ठीक है। शंकु का छिन्नक का आयतन लिखेंगे, ये शंकु का छिन्नक का आयतन है, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो यहाँ पे बाद में लिख सकते हैं शंकु का छिन्नक, क्या लिख सकते हैं शंकु का छिन्नक, ठीक है, शंकु का छिन्नक का आयतन, ठीक है ना। तो जगह है तो वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं जगह है तो नहीं लिखने से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, हाँ
तो इस प्रकार से R1 पहला जो त्रिज्या है उसका मान कितना दिया है 20, और R2 जो नीचे में जो त्रिज्या है उसका R2 का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, है ना। चलिए बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे बर्तन की धारिता यानी शंकु का छिन्नक का आयतन, यहाँ लिख देने से भी चलेगा, ठीक है, आप लोग देख के बाद में भी लिख सकते हैं। शंकु, शंकु इस जगह पे आप बर्तन की धारिता की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शंकु का छिन्नक, ठीक है, शंकु का छिन्नक का आयतन, का आयतन, ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला यही वाला है, 1/2 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ध्यान दीजिएगा, बड़े से देखिएगा। शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई h, h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई जो है ना ऊंचाई, h ऊंचाई को क्या बोलते हैं h, ठीक है। तो ये वाला हो गया R1 का स्क्वायर चलिए ठीक है, तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 का, R1 गुना R2, ठीक है, ये गुना है बीच में कुछ नहीं, मतलब चलिए बैठाते हैं मान 1/3 है तो 1/3 पाई का मान कितना लेना चाहिए यहाँ पे 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान कितना लिए हैं, पाई का मान 3.14, ठीक है। पाई का मान दो ठू होता है, पाई का मान होता है 22/7 भी, और पाई का मान दूसरा वाला होता है 3.14 भी होता है। तो इसमें पाई का मान क्या लिया हुआ है, पाई का मान लिया हुआ है 3.14, कितना लिया हुआ है 3.14, ठीक है। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। तो पाई की जगह पे लिख दिए 3.14, आगे h का मान कितना लिख दिए 16, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 20, इसलिए 20 लिख दिए, ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, R2 का मान कितना है 8, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, R1 गुना R2, R1 का मान कितना है 20, R2 का मान कितना है 8, तो दोनों गुना कर दिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 16 गुना किसको करेंगे, 16 गुना 3.14, ये दोनों गुना कर देंगे तो आएगा हम लोग का 50.24, ठीक है। तो इसको गुना करने का सही तरीका क्या है, 3 1 4 गुना क्या करेंगे 16, दशमलव को मत लगाइए पहले, ठीक है। ये दोनों गुना कर देंगे तो कितना आएगा, ये दोनों गुना करने के बाद जो है ना आएगा हम लोग का इतना आएगा, दिख रहा है, तो 5024 आएगा। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में क्या है, दशमलव के पीछे कितना संख्या है, दशमलव के पीछे में 2 संख्या है, तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा दिए हैं, पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा दिए हैं दशमलव। इस कारण से इसमें ये दोनों गुना करने से इतना आ गया, एक को तो गुना करने से चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा, तो इस तो पूरा गुना, ये दोनों गुना कर दिए तो इतना आ गया, नीचे में 3 है तो 3, समझना है बात को। तो एक को गुना कर दीजिए, कोई बात नहीं, 16 एकम 16, समझ में आ रहा है। और 16 को फिर इसके साथ गुना कर दिए तो इतना आ गया, नीचे में 3 है तो 3, फिर ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट बंद, आगे में गुना लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20 कितना होता है 400, प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 8 गुना 8 कितना होता है 64, प्लस है तो प्लस, 20 गुना 8 कितना होगा, 20 गुना 8 करने से 160 होगा, ठीक है। अब इस सभी को जोड़ देने से कितना होता है, सभी को जोड़ देने से होता है हम लोग का 624, और इधर आगे देखिए 50.24 है तो 50.24, नीचे में 3 है तो नीचे में 3, समझ में आ रहा है बात को। आगे बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करते हैं, देखिए इसका आगे में बात होगा, हाँ इसका आगे में काटेंगे थोड़ा सा, 3 एकम 3, देखिए अगर काटने नहीं जानते तो भाग कर लगा के देखिएगा 24, हाँ 3 के पास काट रहे हैं, 3 दूने 6, और इधर ऊपर से 2 उतरा, 2 उतरा, एक बार में की उतरता है, हाँ तो देखिए 2 जाएगा क्या 3 के पहाड़ा में, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो अभी क्या करेंगे 4 को भी उतार देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 4 दोनों को एक ही बार उतार दिए, उतारे कि नहीं उतारे, उतार दिए ना। तो 2 ठू संख्या एक ही बार उतारने से क्या लगाना पड़ता है यहाँ पे 0, दिख रहा है ना, 2 ठू संख्या एक ही बार उतार रहे हैं नीचे, 2 ठू संख्या एक ही बार निकाल उतारने से क्या लगाना पड़ता है, एक 0 लगाना पड़ता है। अब 3 का पारा में 3 8 24, 3 8 24, समझा रहा बात को। तो काटे तो कितना आ गया यहाँ पे 24, कितना आ गया जी 24, और ना 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 यहाँ पे कितना आ गया 208 आ गया, कितना आ गया 208, ठीक है। 3 से भाग किए इस 624 को तो कितना आया 208 आया। अब किसको किसको गुना करना बाकी है,
50.24 और 208। चलिए, तो ये दोनों गुना करना होगा। ये दोनों गुना करने से कितना होगा? आप गुना करने जानते हैं, 3 4 वाला। चलिए गुना कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कैसे गुना कीजिएगा आप देख लीजिए। पहले 50 24, ये दशमलव को मत लिखिएगा पहले, और कितना है 208, ये पूरा गुना कीजिए। हाँ, पूरा गुना करने के बाद आपका आएगा इतना आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, दशमलव के पीछे कितना संख्या है? दशमलव के पीछे 2 संख्या है, इसलिए पीछे से 2 संख्या गिन के क्या लगा देंगे? दशमलव। समझ में आ रहा है? गुना करने से इतना ही आएगा, तो इस प्रकार से गुना करने से इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आपका जो मान आया है इतना, ये क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्या में आएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नया चीज बताने वाले हैं, सुन लीजिए। सेंटीमीटर क्यूब को जैसे ही 1000 से गुना कर देते हैं, मतलब सॉरी भागा कर देते हैं, तो किस में बदल जाता है? लीटर में। किस में बदल जाता है? बात समझ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला आंसर इस सेंटीमीटर क्यूब में है। लेकिन जैसे ही इसको 1000 से भाग कर देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। क्यों लीटर में बदल रहे हैं बताइए? क्योंकि इसका जो जगह है, इसका जगह को हम किस में बदल रहे हैं? लीटर में। क्यों लीटर में बदल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या रखेंगे? दूध रखेंगे। क्या रखेंगे? दूध। समझ आ रहा है? और दूध को किससे नापते हैं? लीटर से, ठीक है। तो देखिए, इस कारण से इस सेंटीमीटर क्यूब जो था, जो आयतन निकला था, उस आयतन को हम 1000 से अपने से भाग कर दिए। जैसे ही सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ बात ऐसे बताएंगे, आपको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सुन लीजिए। अभी देखिए, नीचे में कितना जीरो है? 1 2 3। कितना जीरो है? 3। ये दशमलव कितना संख्या आगे बढ़ जाएगा? 1 2 3 संख्या आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस दशमलव को 3 संख्या आगे बढ़ा देंगे, नीचे का तीनों को तीनों जीरो क्या होगा? हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको तो यहाँ पे बढ़ाया हुआ नहीं है, तो कैसे करके बढ़ाएंगे देख लीजिए। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको हम करके दिखाते हैं किस प्रकार से हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। आप ऐसे कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसके आगे में अगर कहीं पे जगह है तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए, दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग का होगा। अब एक काम कीजिए, इसमें पहले काट लीजिए इसका। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ही लिख लीजिए, ठीक है। इस जगह पे इसका आगे में ही लिख लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो जैसे ही नीचे से 3 जीरो हटा देंगे, तो क्या होगा? दशमलव जो है ना 3 संख्या आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 3 संख्या आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंच जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसका 4 4 9 9 2, ठीक है। तो आप इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा इतना सेंटीमीटर, सॉरी लीटर हो गया, क्या नीचे से भाग कर दिए, मतलब क्या हो गया है? लीटर हो गया है। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। यहां पे देखिए, ये जो आपका दिख रहा है दशमलव के पीछे में इतना सारा संख्या, ये पूरा संख्या को नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है? थोड़ा छोटा करना है। तो छोटा किस प्रकार से करेंगे? दशमलव के बाद 2 संख्या तक ले सकते हैं, ज्यादा उससे नहीं, ठीक है। देखिए, दशमलव के बाद कितना है बताइए? तो 2 संख्या के बाद 4 कितना है? दशमलव का दूसरा संख्या में कितना है? 44। कितना है? दशमलव के पीछे में 2 संख्या देखिए, कितना है? 44। कितना है? 44, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिए। चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो लग गया यहाँ पे दशमलव आगे, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लग गया। तो आप यहाँ देखिए, दशमलव के पीछे में 2 संख्या तक लेंगे, तो 44 है ना, दशमलव के पीछे में 2 संख्या, 44 को क्या बना देंगे? 45। क्या बना देंगे? 10.45। क्योंकि एक बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के पीछे और भी संख्या है, इस कारण से एक बढ़ा दिए, ठीक है। 44 के बाद क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा, ठीक है। 44 के बाद 1 क्या आ जाएगा? 45। समझ रहा है? चलिए, इस प्रकार से इतना क्या हो गया? लीटर हो गया। एल मतलब लीटर। समझ रहा बात को? दशमलव के बाद 2 ही संख्या तक लेना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10.45 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस मान को आप क्या कीजिए, इस जो मान निकला है ना, आप इस जगह पे थोड़ा सा इस जगह ई वाला को काट दीजिए,
बाद में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे काटने के बाद क्या लिखेगा, सुनिए। हम लोग क्या निकालना है, दूध का दाम कैसे है बताइए, हर लीटर में कितना रुपए दाम लेगा, 20 रुपए लेगा, समझ में आ रहा है। 1 लीटर का दाम कितना है, 20 रुपया, 1 लीटर का दाम है 20 रुपया। तो हम लोग का कितना आटेगा इस बर्तन में, इस बर्तन में आटेगा 10.45 लीटर। तो हम लोग कैसे पता चलेगा इसका दाम कितना होगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20 रुपया प्रति लीटर की दर से मूल्य, यानी कि 10.45 लीटर को किससे गुना कर देना पड़ेगा, 20 से गुना कर देना पड़ेगा, तब कितना पैसा मतलब इसका लगेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे जो लिखे थे ना, इस जगह पे लिख दीजिए गुना में, क्या लिख दीजिएगा, इसकी जगह पे लिख दीजिएगा 10.45, ठीक है। और 10.45 को गुना कर देने से लगभग आपका आएगा कितना, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद आप इसको 2.8 एक बार गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गुना करके देख ही लिया जाए। चलिए, तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10.45, चलिए करके देखते हैं यहाँ पे एक बार, 10.45 है, 4 5 गुना कितना, आपका गुना करना पड़ेगा कितना, 20, ठीक है। 20 से गुना कर देते हैं, बराबर, देखिए बराबर में कितना आ गया, कितना आ गया, 209 के बराबर आ गया। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लिखना है, ये वाला इसको भी काट देना है आपको, ठीक है। तो इसको भी काट देना है थोड़ा सा, और इसको डायरेक्टली इसके जगह पे क्या लिखना है, समझ में आ गया, क्योंकि इसके जगह पे हम ई वाला को निकाले 10.45 निकाले हैं, इसलिए इसके जगह पे क्या लिख दिए, 10.45। और फाइनली जो 10.45 को गुना करेंगे 20 के साथ तो कितना आएगा, 10, सुनिए 10.45 को 20 के साथ गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 209 आएगा आंसर, ठीक है। फाइनली आंसर जो शंकु का छिन्नक का जो आंसर था, ध्यान दीजिएगा, जो धारिता था वो कितना आया, धारिता था हम लोग का, देखिए धारिता जो है ना, तो इतना आया था धारिता, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर कितना लीटर दूध आटेगा, 10.45 लीटर दूध आटेगा, और उसका दाम कितना लगेगा, टोटल 209 रुपया। इस प्रकार से ये सवाल खत्म होता है, ठीक है। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालने बोला है, बहुलक निकालने का बोला है। तो बहुलक में देखिए, ध्यान दीजिएगा, वर्गंतराल ही सबसे मेन चीज होता है, वर्गंतराल से ही हम लोग सब कुछ पहचानते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्गंतराल में सबसे बड़ा कौन है, 15। याद रखिएगा मेरे बात को, कि बहुलक में सबसे बड़ा वर्गंतराल कौन है उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा, बहुलक में सबसे बड़ा बराबरता को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा बराबरता को बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं, F1। और F1 के ठीक आगे वाला को बोलते हैं F2 बोलते हैं, और F1 के ठीक पीछे वाला क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि बराबरता में सबसे बड़ा वाला कौन है उसको खोजना पड़ता है, उसको F1 मानना पड़ता है, किसमें, बहुलक में, ठीक है। और F1 से ठीक पीछे वाला क्या बोलना पड़ता है, F0, और F1 से ठीक आगे वाला को बोलते हैं F2। तो आप ध्यान दीजिएगा, हल लिखेंगे, और देखिए हल लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे ऊपर में पहले बहुलक, ठीक है, बहुलक। बहुलक लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात, बहुलक लिखने के बाद देखिए, जो सबसे बड़ा है ना, बराबरता में सबसे बड़ा है, उसका जो वर्गंतराल है, वो वर्गंतराल को क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से, बहुलक का वर्गंतराल, वर्ग अंतराल, बहुलक का वर्गंतराल, ठीक है, बहुलक का वर्गंतराल बराबर किसको लेंगे, देखिए जो भी बराबरता में सबसे बड़ा होगा, उसका जो ऊपर में जो वर्गंतराल होगा, उसी को हम लोग लेते हैं किसके लिए, बहुलक का वर्गंतराल के लिए। तो ये हो गया 30 से लेकर 40, समझ में आ रहा है, 30 से लेकर 40 क्या है, बहुलक का वर्गंतराल। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें से क्या है देख लीजिए, हम इसमें से एल किसको बोलेंगे, एल जो है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहली बात
जो बराबरता में जो पहला रहता है उसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। तो यहाँ पे एल का मान कितना दिया है? एल का मान दिया है 30। और एच कैसे निकालते हैं? एच बराबर होता है, ये जो बड़ा वाला है वर्गंतराल में जो बड़ा है ना, उस बड़ा वाला को आगे लिखेंगे और छोटा वाला को क्या करेंगे? पीछे। उसके बाद क्या कर देंगे? घटा देंगे तो एच निकल जाएगा। 40 में 30 घटाएंगे कितना बचा? 10। समझ में आ रहा है? वर्गंतराल किसको चुनना है वो समझ में आ गया। जब सबसे बड़ा बराबरता में सबसे बड़ा रहेगा उसका ऊपर का वर्गंतराल को चुनना है, वही होगा बहुलक का वर्गंतराल। और बहुलक का वर्गंतराल जो भी चुनेंगे उसका पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? पहला वाला जो मान होता है वो क्या होता है? एल। और एच कैसे निकालते हैं? ये जो वर्गंतराल है उसमें बड़ा वाला मान को आगे लिखते हैं और छोटा वाला मान को पीछे लिखते हैं और घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? एच निकल जाता है। और यहाँ पे हम लोग पहले से पता है क्या? F0 कितना पता है? F0 है हम लोग का 8। और F1 है कितना? F1 है हम लोग का 15। और उसी तरह से F2 है कितना? F2 है हम लोग का 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी देखिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है आपका, बहुलक बराबर होता है एल, एल प्लस क्या होता है? F1 माइनस, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुलक का फॉर्मूला बराबर होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है बहुलक का। इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देने से आपका तकलीफ दिक्कत खत्म। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बहुलक का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अब देखते ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए मान बैठाते हैं फटाफट से। मान जो है ना बैठाया जाए। तो बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आपका एल का मान कितना है बताइए? एल का मान 30 है और प्लस एल का मान 30, उसके बाद क्या है? एल का मान 30, उसके बाद F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? F1 का मान है 15 और माइनस माइनस F2, F0 का मान कितना है? F1 का मान इतना है, फिर F0 का मान कितना है? F0 का मान, F0 का मान है 8 बट्टा और 2 गुना F1, 2 गुना F1 मतलब F1 का मान कितना है? F1 का मान है 15 और बीच में माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है? 8 और F2 का मान कितना है? 9। गुना में h है, गुना में h क्या लिखेंगे? h का मान कितना है? 10। आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस, 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। अब 15 दूने 30 और इधर दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है तो जोड़ना पड़ता है, दोनों ही माइनस है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। ठीक है, 17 हो गया गुना में 10। अब सुनिए ध्यान दीजिएगा, 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7। 30 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 और गुना में कितना है? 10। ठीक है, कर देते हैं गुना। 30 है तो 30, प्लस है तो प्लस, 10 गुना 7 कितना हो जाएगा? 70। ये दोनों गुना कर रहे हैं, 10 गुना 7 कितना होगा? 70। नीचे में 13 है तो 13। अब 13 से भाग करेंगे, इसको 13 से भाग करेंगे हम लोग, 70 को 13 से भाग करेंगे तो 13, 13 पचे 65, 13 पचे 65, ऊपर से कितना निकलेगा? 5, दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा? 50। और 13, 13, 13 का 13 26, 13 39, 13 चौके 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39, नहीं नहीं नहीं, 13 13 13 तिया 39 ना, 13 तिया 39। इधर कितना बच गया? 1 और इधर कितना बचा? 1। ठीक है, बस इतना ही लेते हैं। ये दोनों काटने के बाद कितना आ गया? 5.3। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, 30 प्लस 5.3। ठीक है, सुने, ये 30 तो दशमलव से आगे है और दशमलव से आगे इसमें कौन है? 5। इस प्रकार से लिखा जाएगा ये लोगों, 30 3। तो ऊपर में 3 है तो 3, दशमलव सीधा में दशमलव, ये 0 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5। 3 है तो 3, तो कितना हो गया? 35.3 आ गया सही आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है,